Hello everyone, how are you all? I hope you all are well and good. So students, this is fourth part of first lesson in civics of class 8th, which name is the Indian Constitution. तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाए। एंड वीडियो को कंप्लीट देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें कि आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले इस लेसन के 3 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आवर टॉपिक इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, यानी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, और अच्छे से देखा कि कहाँ एक 2 स्टोरी के माध्यम से भी हमने देखा कि किस तरीके से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो देखते हैं, लेट्स मूव ऑन। By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. तो 20वीं सदी तक आते आते जो अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थे स्टूडेंट्स, उन्हें कई दशकों से वो चल रहे थे और वो स्ट्रगल कर रहे थे किस लिए? आजादी के लिए। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश जो है उन्होंने क्या कर लिया था, ऑलमोस्ट हमारे इंडिया पर उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया था। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड ए ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट ए फ्री इंडिया वुड बी लाइक। तो जब ये आजादी के लिए स्ट्रगल चल रहा था, मतलब जब आजादी के आंदोलन चल रहे थे, उस टाइम हमारे जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने कल्पना कर ली थी और वो प्लान कर रहे थे कि हमारा आजाद भारत कैसा होगा। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। तो ब्रिटिश रूल के अंदर उन्हें उन रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता था, जबरदस्ती मतलब फॉलो करना पड़ता था, जो उन्होंने नहीं बनाए थे, जो कि ब्रिटिशर्स ने ही बनाए थे। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. तो ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का अत्याचार बढ़ रहा था औपनिवेशिक काल में, तो कॉलोनियल पीरियड वही टाइम होता है जब किसी दूसरे का कंट्रोल हो। तो हमारे यहाँ जब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था तो उस अत्याचार से लोगों ने ये सोच लिया था कि आजाद भारत जो है उसमें डेमोक्रेसी होगी और उस डेमोक्रेसी में हर कोई क्या होगा? इक्वल होगा, सबके साथ इक्वली ट्रीटमेंट होगा, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और हर कोई जो है वो पार्टिसिपेट कर सकेगा गवर्नमेंट में। What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. तो इसके बाद स्टूडेंट्स ये डिसाइड करना था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी हो और उसके अंदर जो रूल्स बनाए जाए उनको कौन चलाएगा, किस तरीके से वो फंक्शनिंग करेंगे। दिस वाज डन नॉट बाय वन पर्सन। तो ये एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता था, मतलब कि आजाद भारत के लिए नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, गवर्नमेंट बनाना और उसके लिए क्या प्रोसेस होगी वो सब सोचना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, बट बाय ए ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल। लेकिन 300 लोगों का एक ग्रुप, हु बिकेम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि क्या बने? कॉन्स्टिट्यूएंट एक असेंबली बनाई गई, उसके मेंबर्स बने कौन? 300 लोग इन 1946, यानी कि 1946 में। एंड हु मीट पेरियोडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी कि अगले 3 सालों तक
1946 में ये असेंबली बनाई गई और अगले 3 सालों तक मीटिंग्स होती रही इन 300 मेंबर्स की, और यहाँ पर डिस्कशन चलती रही कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें ऐड करनी है, सो दैट कि इंडिया के सभी लोगों को इक्वालिटी मिले, फ्रीडम मिले, सब कुछ अच्छे से सबके साथ इक्वली ट्रीटमेंट हो। तो इन सब के लिए बहुत एक कहेंगे कि बहुत सोच विचार कर ये चीजें डाली गई है हमारे संविधान में। These members of the Constituent Assembly had a huge task before them। तो संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी स्टूडेंट्स। The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions and had distinct cultures। यानी कि उनके लिए ये बड़ी जिम्मेवारी इसलिए थी कि क्योंकि हमारे देश में बहुत ही अलग अलग तरह की कम्युनिटी के लोग रहते थे, जो कि अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग धर्म था, उनका कल्चर अलग अलग था। तो मतलब सबको इक्वालिटी मिले, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क था। ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, और जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टुरमोल। तो उस टाइम इंडिया में एक भारी कहेंगे कि उथल पुथल हो रहा था, या एक बड़ी ही मुश्किल दौर से इंडिया उस टाइम गुजर रहा था। तो वो दौर क्या था? वो था द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, यानी हमारे देश का पार्टीशन हो रहा था उस टाइम इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो अलग अलग हो रहे थे। वाज इमेनिनेंट, मतलब इनका जो अलग होने का जो था वो लगभग तय हो चुका था। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर, और कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स थे यानी जो रियासतें थी वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि वो इंडिया में रहे या वो पाकिस्तान जाए या फिर वो इंडिपेंडेंट रहे। तो उन्हें भी इस चीज के लिए एग्री करना एक बहुत बड़ा टास्क था। एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वेस्ट मास ऑफ पीपल अप्रेड डिसमल, और उस टाइम सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो थी यानी कि आर्थिक जो कंडीशन थी लोगों की, मतलब गरीब भी बहुत थे, अमीर भी थे, तो उन सब की लिए सबकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना बहुत बड़ा टास्क था। ऑल ऑफ दीज इश्यूज प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे इशू उन मेंबर्स के माइंड में थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, और उस टाइम जब वो संविधान की ड्राफ्टिंग कर रहे थे तो ये सारे ही बातें उनके माइंड में थी। दे रोज टू द occasion and give this country a visionary document that reflects respect for the maintaining diversity while preserving national unity। तो उन लोगों ने ये एक बहुत ही कहेंगे कि गहरी दायित्व को बहुत ही बहादुरी से पूरा किया स्टूडेंट्स, की उन्होंने देश की जो राष्ट्रीय एकता थी उसको बनाए रखते हुए जो डाइवर्सिटी थी देश में, उसके लिए भी उनके लिए काफी रिस्पेक्ट थी कि जितने भी डाइवर्सिटी है, जो अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं, उन सब की रिक्वायरमेंट के बारे में वो जैसे वो सोच रहे थे। तो ये एक राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाली बात थी। The final document also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representatives। तो स्टूडेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने तैयार किया उसमें जो सोशियो इकोनॉमिक जो सुधार होने थे, जो सामाजिक आर्थिक सुधारों को लेकर, या फिर गरीबी को खत्म करने के लिए, या फिर लोगों की पार्टिसिपेशन कराना गवर्नमेंट में, तो इन चीजों पर काफी उन्होंने जोर दिया संविधान बनाते समय। और यहाँ एक पिक्चर भी थी स्टूडेंट्स, अभी दिखाती हूँ मैं। तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर की पिक्चर है स्टूडेंट्स, और इन्हें जो है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ये आप रीड कर लेना इनके बारे में और डिटेल से। लिस्टेड बिलो आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो नीचे जो है भारतीय संविधान की कुछ की फीचर्स हैं। वाइल रीडिंग दीज, जब इन्हें रीड करते हैं तो कीप इन माइंड, मतलब अपने माइंड में ये बातें याद रखना इन्हें रीड करते हुए। द अबोव मेंशन, यानी कि जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है, जैसे कि कंसर्न ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब कि अलग अलग
तरह के लोगों का होना, यूनिटी एकता होना, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी सोशल और आर्थिक सामाजिक एंड आर्थिक सुधार करना, एंड रिप्रेजेंटेशन दैट द ऑथर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वर ग्रैपलिंग विद, यानी कि इन सब चीजों को आपने भी माइंड में रखना है कि जो उन मेंबर्स के माइंड में चल रही थी कि ये सारी चीजें भी उन्होंने माइंड में रखनी है संविधान बनाते टाइम, कि किसी के साथ किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो. Try and understand the ways in which they try to balance these concerns with their commitment to transforming independent India into a strong democratic society. तो ये कह रहा है कि इन्हें समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने यानी कि उन मेंबर्स ने फ्री इंडिया को मतलब आजाद भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ साथ इन चिंताओं को किस तरीके से उन्होंने हल किया. तो बात करते हैं अब की फीचर्स की. तो फर्स्ट जो फीचर है वो है फेडरलिज्म यानी कि संघवाद. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है फेडरलिज्म. दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. तो इसका मतलब है कि देश में एक से ज्यादा लेवल पर गवर्नमेंट का होना, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे इंडिया पर वर्क कर रही है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आती है जो अपने अपने स्टेट में होती है, और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट जो कि गांव में जैसे पंचायती सिस्टम होता है एंड सिटीज में म्युनिसिपालिटीज होता है. तो इस तरीके का लेवल, इसी को फेडरलिज्म कहते हैं. इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड द सेंटर. तो इंडिया में हमारे स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट है जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, और सेंट्रल लेवल पर है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं. पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पंचायती राज जो है वो तीसरा स्तर है हमारी गवर्नमेंट का. एंड यू हैव रीड अबाउट दिस इन यूर क्लास 6th बुक, और इसके बारे में तुमने 6th क्लास की बुक में रीड किया होगा. We looked at the functioning of the state government in your class 7th book. तो स्टेट गवर्नमेंट के जो काम है वो आपने 7th की बुक में रीड किए. एंड दिस ईयर वी विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट. और इस साल यानी कि 8th क्लास में हम और ज्यादा पढ़ेंगे किसके बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में. The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making. तो यानी कि बहुत सी कम्युनिटीज के होते हुए इंडिया में इसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ कुछ ही लोग जो कि दिल्ली में कैपिटल सिटी में रहते हैं वही लोग जो है गवर्नमेंट अपने हाथ में ले. नहीं, दिल्ली में बैठा व्यक्ति किस तरीके से हमारे एक हरियाणा के छोटे से गांव को देख सकता है, कैसे वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है. तो इसीलिए हमारे यहाँ फेडरलिज्म को माना लिया गया, क्योंकि फेडरलिज्म में लोकल लेवल पर सरपंच जो होगा वो वहीं का होगा. स्टेट गवर्नमेंट पर जैसे जो गवर्नमेंट बनेगी वो अपने स्टेट में अच्छे से देख सकती है कहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट्स है, लोगों की भलाई के लिए क्या काम उन्हें करना है. तो यही बात यहाँ बता रखी है कि एक व्यक्ति पूरे देश को नहीं देख सकता. तो सभी की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए हर लेवल पर गवर्नमेंट बनाई गई है, सो दैट कि सबको इक्वली सब कुछ मिले. और इसके आगे का स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू एवरीवन फॉर वॉचिंग. डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. स्टे होम, स्टे सेफ. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लर्न कर लीजिएगा.